जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश पटेल। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार, ये वर्ण विचार का दूसरा वीडियो है और हम लोग लगभग ये चौथा वीडियो है। ये लाभदायी होगा यूपी पुलिस एसआई के लिए, यूपी एफएलएससी, पेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है ना। हिंदी वन लाइनर है ये। और जो हम लोग अभी पढ़ते हैं वर्ण विचार, इसमें जो भी टॉपिक कवर हुए हैं सब देखते हैं हम लोग। वर्ण विचार, वर्ण क्या है? अखंडनीय मूल ध्वनि, जिस ध्वनि जो निकलती है और उस ध्वनि की भी अखंड ना किया जाए, अखंडनीय मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र मूल वर्ण। जो स्वतंत्र मूल वर्ण होते हैं उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है ना। व्यंजन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो कहते हो आए हुए हैं, मैं ढूंढ ढूंढ के इनको लेके आया हूं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो बहुत ही लाभदायक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से जो आप पढ़िए, देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। स्वरों की सहायता से, देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले, जैसे का है हमारा व्यंजन है, लेकिन इसमें एक तो का है हलन प्लस छोटा आ। ठीक है ना। तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। स्वर के उच्चारण में वायु की गति अबाध रहती है। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ अबाध और शबाद वाला। देखिए स्वर के उच्चारण में वायु की गति क्या रहती है? अबाध रहती है, लेकिन जबकि व्यंजन में सबाध रहती है। ठीक है ना। लेकिन व्यंजन में सबाध रहती है। स्वर अधिक मुखर होते हैं। ठीक है ना। स्वर क्या होते हैं? अधिक मुखर होते हैं, और जबकि व्यंजन कम मुखर होते हैं। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वर अधिक मुखर होते हैं जबकि व्यंजन कम होते हैं। एक वर्ण हो गया। अब लिपि के बारे में हम लोग देखते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपि अर्थात जो लिखा जाए। ठीक है ना। लिपि का क्या मतलब है? अर्थात जो लिखा जाए। इसमें कुछ चीजें हैं, देखिए समझिए अच्छे से। भारत में मौर्य काल मतलब तीसरी सदी ईसा पूर्व में लिपि का उद्भव माना जाता है। ठीक है ना। अशोक के अभिलेखों से ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरामेइक लिपि का प्रमाण मिले। ये चार हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरामेइक लिपि के प्रमाण मिलते हैं अशोक के अभिलेखों से। ठीक है ना। हिंदी वर्तमान में हिंदी के लिए देवनागरी लिपि मान्य है। ठीक है ना। वर्तमान में अपनी हिंदी देव की जो लिपि होती है उसे बोलते हैं देवनागरी लिपि। स्वरों तथा व्यंजनों की ध्वनियों को वर्णों, चिन्हों के रूप में परिवर्तित या अंकित करने का माध्यम हमारा क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। देखिए दोबारा समझिए। स्वरों तथा व्यंजनों की ध्वनियों को वर्णों चिन्हों के रूप में परिवर्तित या अंकित करने के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नेक्स्ट, मौर्य काल के पूर्व भारत में, ठीक है ना, लिपि के प्रचलन का पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य को ही श्रुत ग्रंथ मतलब सुनकर याद किया गया कहा जाता है। वैदिक साहित्य को ही, ये जो वैदिक साहित्य पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वैदिक साहित्य को ही श्रुत ग्रंथ अर्थात सुनकर याद किया गया कहा जाता है। हड़प्पा में कुछ भाव, ठीक है ना, हड़प्पा में कुछ भाव चित्रात्मक लिपियां अवश्य मिलती हैं, लेकिन अभी तक वे अपठित है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में कुछ चित्रात्मक लिपियां मिली हुई, लेकिन अभी वो अपठित हैं, उनको कोई पढ़ ही नहीं पाया।
स्वर के मूल वर्ण हैं। देखिए स्वर के मूल वर्ण कौन कौन से हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। स्वर के जो मूल वर्ण हैं उनके उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी मूल स्वरों की संख्या 10 मानते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी मूल स्वरों की संख्या 10 मानते हैं, जबकि विद्वान इनकी संख्या 11 मानते हैं। ठीक है ना, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी मूल स्वरों की संख्या 10 मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इनकी संख्या कितनी मानते हैं? 11 मानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो उसमें 10 लगा के आएगा। ठीक है ना। अब देखो 10 और 11 का मतभेद किसमें है? 10 और 11 का मतभेद री शब्द से है, री को लेकर है, क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल पाया जाता है। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल पाया जाता है। देखो ये र प्लस ई, ठीक है ना, र प्लस ई, ये से री होता है। तो इसमें देखो ये कह देते हैं कि ये भाई व्यंजन है, ये स्वर है, तो इन दोनों का मेल जो है ये बनके री बनता है। इसीलिए इसको लेके विवाद है। पंडित कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि नहीं 10 स्वर हैं, और जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि 11 हैं। अयोग वाह, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अयोग वाह, अन और आह ध्वनियों को मिला लेने पर स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। देखो एक और हो गया। अब जैसे तो आ गया अयोग वाह, अन और आह को मिलाकर, ठीक है ना, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 13 हो जाती है। इसको भी ध्यान रखना। री वर्ण हिंदी के केवल, देखो ये री वर्ण है, हिंदी के केवल तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है। अब देखो तत्सम शब्द में अगर कहीं भी आपको री शब्द ये मिल जाए, ठीक है ना, ये री शब्द जहां मिल जाए उसको आंखें मूंद के आप लगा सकते हो कि ये तत्सम है, तत्सम है। ठीक है। री वर्ण में व्यंजन और स्वर दोनों का योग होता है। री वर्ण में व्यंजन और स्वर दोनों का योग होता है। ये चीज मैंने ऊपर समझाया। देखिए रा आधा रा है और छोटी ई क्या मिलकर बनता है? री बनता है। ठीक है ना। विसर्ग का प्रयोग, ठीक है ना, विसर्ग का प्रयोग भी अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलता है। विसर्ग, विसर्ग जो ये बिंदी नहीं होती है, विसर्ग का प्रयोग भी अधिकतर तत्सम शब्द में मिलता है, जबकि हिंदी में प्रायः अब इनका लोप होता जा रहा है। ठीक है ना, अब हिंदी में प्रायः इनका लोप होता जा रहा है। अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, परंतु फिर भी ये साथ साथ रहते हैं। इसलिए आचार्य किशोरी दास इन्हें अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं, अर्थात जो योग ना होने पर भी साथ रहे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मैंने अलग ही बना के रखा। देखो कितने होते हैं? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुप्त स्वर। मतलब ये कितने टोटल हैं? 4। ठीक है। अब आइए हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण लघु होता है और इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, हास्य स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना, हास्य स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना, हास्य स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। हास्य स्वरों की संख्या 4 होती है। ठीक है ना, कौन कौन सी होती है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। हास्य स्वरों को ही मूल स्वर कहते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर मूल स्वर के बारे में पढ़ा था, यही है मूल स्वर। ठीक है ना, हास्य स्वरों को ही मूल स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखिए दूसरा हो गया, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं।
दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। हास्य स्वरों की संख्या 4 थी और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है ना। ये हमारे कौन से हैं? दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वरों का निर्माण 2 सजाती सवर्णीय हास्य स्वरों से मिलकर होता है, ठीक है ना। पहले तो सजाती हैं, फिर सवर्णीय हास्य स्वरों से मिलकर होता है। देखो सजाती मतलब दोनों साथ वाले, छोटा आ और छोटा आ मिलके बन जाएगा बड़ा आ, जो दीर्घ। छोटी ई और छोटी ई मिलके बन जाएगी बड़ी ई। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बन जाएगा बड़ा ऊ। तो ये क्या, ये हो गए दीर्घ स्वर बन गए, ठीक है ना। ऐसे स्वर जो दो विजाती अस्वरणीय स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये संयुक्त स्वर हो गए, संयुक्त स्वर। और ठीक है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए, आए, ओ, औ, ठीक है ना। संयुक्त स्वरों के उच्चारण में भी 2 मात्राओं का समय लगता है। संयुक्त स्वरों के उच्चारण में भी 2 मात्राओं का समय लगता है। देखिए अब इसमें छोटा आ और छोटी ई मिलके बन जाए ए, बड़ा आ और ए मिलके ए, छोटा आ छोटा ऊ ओ, बड़ा आ और ओ मिलके औ मिल, ये क्या है हमारी? ये संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। ये इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण, ठीक है ना, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण अपेक्षाकृत अति दीर्घ होता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है। प्लुप्त स्वरों में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है। प्लुप्त स्वरों में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है। प्लुप्त स्वर प्रायः वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त हुए हैं। प्लुप्त स्वर प्रायः वैदिक संस्कृत में अधिक प्रयुक्त हुए हैं। प्लुप्त स्वरों का प्रयोग प्रायः हिंदी, नाटक इत्यादि के लेखन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखो ये प्लुप्त स्वर कैसे होते हैं, जैसे लिखना है ओम, ठीक है ना, ओम, तो ये ऐसे। तो ये जो जहां तक खूब देर तक आवाज खींचते हैं लोग, तो वो वहां पर कौन सा हो जाता है? प्लुप्त स्वर हो जाता है, ठीक है ना। ओह, ये हो गया ओह, तो ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक। ये क्या है? प्लुप्त स्वर है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। प्लुप्त का शाब्दिक अर्थ, प्लुप्त का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ, ठीक है ना। प्लुप्त स्वर को बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम लोग जीवा के प्रयोग के आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्या? देखो जीभ जो होती है हमारी, अग्र भाग होता है उसका, मध्य भाग होता है और पश्च भाग होता है। तो उसमें अग्र वाले में से जो बोले जाएंगे अग्र स्वर कहलाएंगे, बीच से जो बोले जाएंगे मध्य स्वर कहलाएंगे, और पीछे से जो बोले जाएंगे वो पश्च स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग के सहयोग से होता है, ध्यान देना, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग के सहयोग से होता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। देखो छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ये बोल के देखना, अग्र जीभ का अगला हिस्सा जो है ना काम करेगा उस पे, ठीक है। मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग, ठीक है, जीभ के मध्य भाग के सहयोग से होता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। ये तो बहुत बार, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है किसी के जवाब में। यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए तो बहुत रामबाण ये क्वेश्चन छोटा, ठीक है। मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग के सहयोग से बोला जाता है या होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, और केवल एक होता है छोटा आ। पश्च स्वर, जीभ के पश्च भाग के सहयोग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ठीक है ना। ये हमारे क्या होते हैं? पश्च स्वर से
होते हैं। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, अब देखो ओठ, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का उच्चारण, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का उच्चारण, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है ना, अपने ओठ जो हैं गोलाकार नहीं होते हैं, वे अवृत्रमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, ए हो गया, आय हो गया, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्ताकार हो जाते हैं वे वृत्रमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, आ, ठीक है ना, ये वृत्रमुखी स्वर कहलाते हैं। यहाँ आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।